हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कौन सा लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट उससे पहले जान लेते हैं ये है क्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे टर्निंग रेडियस ऑफ एयरक्राफ्ट की, कि एयरक्राफ्ट की टर्निंग रेडियस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे रनवे को और टैक्सीवे के प्लानिंग को अफेक्ट करती है, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। जब भी कभी भी एक डायरेक्शन में चेंज आता है ना, ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ टैक्सी वे के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे एक हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड करना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये रनवे है, ये मेरा रनवे है और ये मेरा टैक्सी वे है, ये मेरा टैक्सी वे है मान के चलिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली ऐसा पूरा का पूरा राइट एंगल में होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कर्व सुनिश्चित करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्व सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्व होगा। ठीक, अब अगर मुझे ये कर्व देना है तो इस कर्व को स्मूथ पर्पस के लिए मैं कंसीडर करूंगा कौन सा कर्व, सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, जिसकी जो रेडियस का फॉर्मूला हमने इनिशियल बहुत ही प्रीवियस यूनिट्स में कर लिया है। क्या हो जाएगा, 125/f। ठीक है, आपको पता है रेडियस है, वेलोसिटी है, ये मतलब प्री डिटरमाइंड फॉर्मूले हैं, है ना। तो कौन सा कर्व मैं कंसीडर करूंगा। अच्छा देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनमें आपसे यही बोलेगा कि आप टैक्सीवे या रनवे के प्लानिंग के लिए आप कौन से टाइप का कर्व आप यूज करते हो। तो वहां पे ऑप्शन होगा आपका, ट्रांजिशन होगा, सर्कुलर होगा, कंपाउंड होगा या स्पाइरल होगा। तो आपका आंसर सर्कुलर होना चाहिए। आपको इतना इनिशियल आपको याद होना चाहिए। अगर मैं स्पीड की बात ना करूं, तो स्पीड की अगर मैं बात हटा दूं, तो मिनिमम वैल्यूज रेडियस के टर्म में, रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होनी चाहिए अलग अलग टाइप के जेट प्लेन्स के हिसाब से। तो अगर मेरा सबसोनिक जेट प्लेन है, क्या है, सबसोनिक जेट प्लेन है, तो उस कंडीशन में मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 120 मीटर। ये इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं। जबकि यही चीज सुपरसोनिक की बात करूंगा, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स के बारे में बात करूंगा, तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा क्या होना चाहिए, 180 मीटर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से क्या होता है कि जब ये टैक्सी वे है, मान लीजिए ये टैक्सी वे है और ये रनवे है, तो यहां से जब आपका एक एरोप्लेन मूव करेगा, ये इसका नोज होगा, है ना, ये टैक्सी वे का मिड पाथ होगा, ये जाएगा 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 और ये होगा। तो हो सकता है कि आपका ये एज से ये आपका एरोप्लेन जो है या फिर एयरक्राफ्ट है वो क्या कर सा है, वहां पे टकरा जाए। तो उसके लिए एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हॉरेंजेफ था, उन्होंने एक रेडियस का अलग से फॉर्मूला दिया हमें, और उस फॉर्मूले से ये निकल के आया कि ये जो मेरा एज है वो लगभग लगभग 6 मीटर की डिस्टेंस इस प्लेन के एज से पेवमेंट के एज तक का एक डिस्टेंस बना रहे, ताकि वहां पे कोई भी टकराहट ना हो पाए। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो नया फॉर्मूला हॉरेंजेफ ने क्या दिया, R इज इक्वल टू 0.388 W² अपॉन 0.5T-S। अब ये क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये R हमें पता है रेडियस हो गया। अच्छा, ये रेडियस सेंटर लाइन ऑफ टैक्सीवे से हो गया है ना। W स्टैंड्स फॉर व्हील बेस, T स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ टैक्सी वे, और S क्या है, डिस्टेंस है आपका, है ना, मेन गियर से लेके एक एज तक का। ठीक है, मेन गियर से लेके एज तक का। तो ये क्या हो गया आपका, एक हॉरेंजेफ ने एक नया रेडियस का फॉर्मूला दिया जिससे कोई भी कंजेशन ना हो, 6 मीटर की दूरी बनी रहे। बट क्या हुआ कि जब ये टैक्सीवे के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम तब ऑप्ट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं जब हम नया बना रहे हो। बट जबकि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग रनवे हैं, टैक्सीवे हैं, तो वहां पे अगर इन चीजों को हम ना इम्प्लीमेंट कर पाए तो उनके लिए फर्दर अलग अलग मेरे पास फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं। कुछ दो फैक्टर हम R1 एंड R2 को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहां पे अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस के ऊपर बात नहीं करेंगे,
जब हमारे पास एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं जहां पे हम स्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं, तो वहां पे हम अब रेडियस की बात नहीं करेंगे, हम दो टर्म R1 R2 फाइंड आउट करेंगे, बट अब वहां पे हम टैक्सीवे के वाइडनिंग की बात करेंगे। अब हम टैक्सीवे को वाइडेंड करेंगे, तो उसके लिए फिर अलग फॉर्मूले हो जाते हैं और उनकी अलग अलग कंडीशन हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं एक R2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग होता है R माइनस 0.388 W स्क्वायर अपॉन R और ये प्लस S, इस तरीके से R2 निकलता है। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है, अगर ये वाला टर्म 0.388 W स्क्वायर अपॉन R प्लस S की वैल्यू 0.5 T से कम आ रही है, मतलब इससे कम आ रही है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कोई भी वाइडनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू किसकी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर 0.388 W स्क्वायर अपॉन R प्लस S की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.5 T के बराबर है, तो वहां पे मुझे वाइडनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ग्रेटर है 0.5 T से, तो वहां पे मेरा एक नया फॉर्मूला बनता है, जो कि क्या होता है, R1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर 0.5 T स्क्वायर प्लस 0.30 R माइनस R2 का स्क्वायर माइनस RT अपॉन 2 R माइनस R2। तो ये R1 का फॉर्मूला बन गया और ये R2 का फॉर्मूला बन गया, वेयर D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ व्हील बेस माइनस 0.4 R। तो ये इस तरीके से आप अपने टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हो और किस तरीके से इफेक्ट करता है, उन चीजों के बारे में हमने जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑरेंज एफ के रेडियस समझ में आया होगा, इनिशियली सर्कुलर कर्व हम कंसीडर करते हैं, सुपरसोनिक और सबसोनिक के अंदर क्या क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं, तो ये हर चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।